चलिए आज हम लोग बात करते हैं कक्षा 8 की हिंदी अध्याय नंबर 21 का, जिसका शीर्षक है चिकित्सा का चक्कर। देखिए ये कक्षा 8 के साथ साथ बिहार बोर्ड में भी नॉन हिंदी के रूप में पूछते हैं। तो चलिए हम लोग पाठ के अंदर इसको पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें कहता है बेडब बनारसी ने प्रस्तुत व्यंग के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों की विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है। चिकित्सकों की वेशभूषा, नुस्खे, औषधि, निर्णय के तर्क जैसे अनेक प्रसंगों पर कटाक्ष करते हुए व्यंग्यकार ने विभिन्न चिकित्सकों पद्धतियों के मर्म का वर्णन किया है। पाठ के अध्ययन के बाद आप हिंदी साहित्य की व्यंग की वानगी को समझ पाएंगे। तो देखिए इस पाठ में बेडब बनारसी ने हास्य व्यंग, ये पाठ जो है ना व्यंग्य है एक तरह से। तो चलिए हम लोग पाठ के अंदर समझते हैं। तो देखिए बेडब बनारसी क्या कहते मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता है। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। तो देखिए बेडब बनारसी इसमें कहता है मैं देखने में बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ और मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे भला कोई रोगी नहीं कह सकता है। लगभग मेरी उम्र 35 वर्ष की है ना। फिर कहता है आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। मतलब 35 साल की उम्र में कभी भी बेडब बनारसी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो बहुत मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता है। अब देखिए कौन चाहेगा कि हम बीमार पड़ जाए, लेकिन ये लोग को बीमार देख करके इसको मन में बहुत लालसा होता था कि हम भी एक दिन बीमार पड़ते तो कितना अच्छा होता। यह तो न था कि मेरे बीमार होने पर दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले बिस्किट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते हैं। अब देखिए कहते हैं कि जैसे बीमार आदमी को एक तरह से हंटले बिस्किट आता है, जो कि मतलब जो बीमार जो आदमी रहता तभी उसको खाने के लिए दिया जाता है। कुछ अलग तरह से वो हंटले बिस्कुट आता है जो कि साधारण अवस्था में आदमी को खाने के लिए नहीं देते हैं। तो वही कहते हैं बेडब जी कि कहीं हम भी बीमार पड़ जाएंगे तो हमको जो साधारण अवस्था में घर वाले खाने के लिए नहीं देता है, जो बीमार आदमी को हंटले बिस्कुट देता है। इसलिए दिन में तो बुलेटिन चलवे करेगा 2 बार, लेकिन इसका तना तो अवस्था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले बिस्कुट साधारण अवस्था में घर वाले नहीं देते हैं। कहता है दवा की तो बात और है, खाने को मिलते मतलब दवा तो जो चलेगा तो चलेगा ही, लेकिन खाने के लिए अच्छा चीज़ ज़रूर मिलते है ना। फिर यूडी क्लोन की शिष्या सिर पर कोमल करो से बीबी उलेर कर मलती। फिर कहते हैं बेडब बनारसी जी तो चलो खाने की तो और बात है, लेकिन दवाई खाने की तो और बात है, लेकिन खाना अच्छा मिलता है खाने के लिए। और बीबी क्या करती, यूडीसी की कॉलोन की एक शिष्या रखती थी घर में, वो बीबी आराम से सिर पर दे करके बीबी बढ़िया से उसको उलेर कर मलती। और सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण के पूछते कहिए बेडब जी कैसी तबीयत है। अब देखिए जैसे बीमार आदमी पड़ता है तो लोग सब क्या होता है जाता है ना उसको दोस्त सब मिलने के लिए, कैसा ये सब देख करके बेडब जी को भी मन में आता है कि हम भी बीमार पड़ेंगे तो इसी तरह से दोस्त लोग मेरा भी आएगा और वो भी इसी तरह से मुद्रा होकर के इसी मुद्रा में कहेगा कि कहिए बेडब जी कैसे हाल खबर है। गंभीर मुद्रा में पूछते कि बेडब जी कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फ़ायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब देखिए कहता है बेडब जी कि मान के चलो बीमार आकर के दोस्त सब आकर के लग में पूछेगा, कुछ रोनी तरह से रोनी मुद्रा करके पूछेगा कि ये बेडब जी कहाँ से दवाई चल रहा है, कैसा तबीयत है, कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसी मतलब चेहरा देख करके, ऐसी आवाज़ देख करके हमको बड़ा मज़ा आता है ना। कहता है उस समय मैं आनंद की उस सीमा के पार पहुंच जाता है। देखिए अब दोस्त लोग सब जो आता है उस समय मन तबीयत जो खराब रहता पूछने के लिए, और दोस्त सब जो ये सब बात पूछता है कि कैसे तबीयत है, किसकी दवा चल रहा है, कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, और ऐसे रोना सूरत बना करके जो पूछते हैं तो मतलब बेडब बनारसी जी को बहुत आनंद आता है। आनंद इतना आता है कि आनंद जो है ना सीमा के उस पार पहुँच जाता है ना। तो देखिए आगे फिर कहता हाँ तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा खा गया था। अब देखिए उस दिन हॉकी खेल के
आता है बेड बनारसी। अब कपड़े उतारते हैं, स्नान किया, शाम को ही खा लेने की आदत थी, पर आज मैच में रिप्लेसमेंट ज़रा ज़्यादा खा लिया था, इसलिए भूख न थी। अब रिप्लेसमेंट मतलब हो गया कि इतना खेला था, इतना थका हुआ था कि उसको भूख नहीं लग रहा था, है ना। तो इसलिए कहता श्रीमती जी ने खाने को पूछा। अब जैसे मतलब जो है बेड बनारसी शाम को हॉकी खेल के अपने घर आते हैं, स्नान करते हैं, तब उसकी श्रीमती जी, उसकी पत्नी जो है, उसको खाने के लिए पूछते हैं। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खा कर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। जब उसकी पत्नी श्रीमती जी ने खाने के लिए पूछा तो उधर से बनारसी जी ने कह दिया कि मैं स्कूल में खा कर के आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा विशेष नहीं सही, साधारण ही सही। अब उसकी जो पत्नी थी कहा, बोली जो चलिए विशेष नहीं सही लेकिन साधारण तो सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। अब देखिए उसकी पत्नी कर रही है बेड बनारसी से कि आज जो है ना हमको सिनेमा देखने के लिए जाना है, आप यदि भोजन कर लेते, खा लेते तो अच्छा था, क्योंकि हमको आने में क्या होगा, देर भी हो सकता है। मैंने फिर इनकार नहीं किया, उस दिन थोड़ा ही खाया। मतलब फिर क्या कहता है, श्रीमती को सिनेमा देखने के लिए जाना था तो उसने इनकार नहीं खाया, उस दिन थोड़ा ही खाया। कहता 12 पूरियाँ थी और वही रोज वाली आध पाव मलाई। अब देखिए थोड़ा में उसको 12 पूरी खा लिया, आधा पाव मलाई भी खा लिया। अब उसके लिए 12 पूरी थोड़ा हो गया तो ज़्यादा कितना से कितना खा सकता है बताइए। कहते खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। अब जैसे ही 12 पूरियाँ खा ली तो क्या होता है, आधा पाव मलाई भी खाया तो उसको पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, मतलब बाग बाजार का रसगुल्ला थोड़ा नामी था, इसलिए प्रसाद जी के यहाँ से जो है ना उसको बाग बाजार का रसगुल्ला आया था उसके यहाँ, बनारसी के यहाँ। रस तो होगा ही, कल तक संभव खट्टा हो जाएगा। 6 रसगुल्ले निगल कर मैंने चारपाई पर धरना दिया। अब देखिए वो एक तो 12 पूरी खा लिया था पूरा, आध पर मलाई भी खा लिया था, तब तक उसको पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला भी आया है। अब उसको ध्यान में लगा कि चलो ये कल तक रहेगा तो खट्टा हो जाएगा। अब उसमें से 6 रसगुल्ला निकाल करके चारपाई पर बैठ गया, मतलब धरना दे दिया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं के भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। अब देखिए कहता है एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। अब ये जैसे खाना वाना खाता है फिर सोता है। कहता है एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली, नाभि के नीचे दाहिने और पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुई लेकर कोच रहा है। अब देखिए उसका नींद कब खुलता है, 3 बजे रात में। और 3 बजे रात में जो नींद खुलता है तो नाभि के दाहिने ओर देखता है कि मालूम पड़ता था कि कोई बड़ी बड़ी सुई लेके पेट में कोई कोच रहा है ना। जब जोर से दर्द होता है ना पेट में तो उसी को बोलते हैं कोचना। परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास ही रहता था। अब देखिए अब उसके पास जो था ना, मतलब इस तरह का दर्द शुरू हो गया पेट में तो उसको थोड़ा भी डर नहीं लगा, क्योंकि उसके लिए वो पहले से ही एक औषधि रखा था। औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी रखा था, है ना, वो सदा अपने पास रखता था सोते वक्त घर में। कहता मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे पान की। मतलब तब क्या हो गया, जैसे उसके पेट में दर्द शुरू हो गया तो क्या किया, तुरंत उसमें से औषधि रामबाण मतलब जो है अमृत धारा की जो शीशी था उसमें से कुछ बूंद वो पान किया, मतलब उसमें पिया, मतलब पान किया मतलब थोड़ा उसमें से ले लिया। दोबारा पिया, फिर क्या हुआ कि मान के चलो कि कुछ बूंद लिया अमृत धारा की शीशी में से, अमृत धारा का बूंद, और फिर दोबारा भी पिया, तिबारा भी पिया, पितवा पुनः पितवा, मतलब कुछ बूंद पिया, फिर के बाद दोबारा पिया, फिर तिबारा पिया, इस तरह से पितवा पुनः पितवा, मतलब जो है पीते गया। सार्थकता उस समय मुझे मालूम हुई जब प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई, दर्द में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। अब देखिए 3 बजे रात को उसका दर्द होता है और एक शीशी रखे रहता है जो इसके लिए औषधि का राजा होता है, रोगों का रामबाण होता है, अमृत धारा की एक शीशी रखे रहता है ना, अमृत धारा की एक शीशी रखे रहता है। लेकिन वो पीते जाता है, बूंद पे बूंद देते जाता है, लेकिन कोई दर्द में कोई तरह की कमी नहीं होता है। पीते पीते सुबह हो जाता है ना, और उसके मतलब सुबह होते होते उसके शीशी समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके दर्द में थोड़ा भी कमी नहीं दिखाई देता है। कदा प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई, दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजवाना पड़ा। अब सुबह जैसे हुआ तो एक आदमी को क्या किया, एक डॉक्टर के यहाँ भेजवाया, क्योंकि 3 बजे रात से उसके पेट में दर्द हो रहा था, है ना।
तो देखिए फिर डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। अब देखिए डॉक्टर जो था सरकारी अस्पताल के थे। वे इक्के पर तशरीफ़ लाए थे। सूट तो वे ऐसे पहने हुए थे मालूम पड़ता था कि प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेंटो में है। अब देखिए इसमें कि मतलब सरकारी डॉक्टर है तो कुछ तामझाम तो रहेगा। ऐसे सूट पहना हुआ था जैसे मालूम पड़ रहा था कि प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेंटो में है ना। ऐसे सूट वालों का इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना है। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि जिस तरह से नेता सब गाड़ी को छोड़ करके आ जाता है, उसी तरह डॉक्टर को इसको मालूम हुआ कि डॉक्टर भी उसी तरह आया है। मैं अपना पूरा हाल भी न कहने पाया था कि आप बोले जवान दिखाइए। अब देखिए वो जैसे वो सरकारी डॉक्टर आता है तो उसके पास बैठ जाते हैं और बैठने के बाद उसको कहने से पहले ही डॉक्टर साहब कह देते हैं आप थोड़ा जवान दिखलाइए। प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं को आंख में देखने में आता है, शायद वैसे ही डॉक्टरों के मरीजों को जीभ देखने में आता है। देखिए आप कहता है प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं को आंख को देखने में आता है, शायद वैसे ही डॉक्टरों की मज़ा मरीज को जीभ देखने में आता है। इसलिए सरकारी डॉक्टर ने आते आते कह दिया कि पहले आप अपना जवान दिखाइए, है ना। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। अब देखिए क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा मुस्कुराए उसको देख करके, बोले घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा दवा दे रहे हैं, आप दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है ना। कहता मैं तो दर्द से बेचैन था। अब उसको तो दर्द से बेचैन था क्योंकि दर्द कब से शुरू था, 3 बजे सुबह से शुरू था। उसका जो है औषधि का जो था 1 बोतल भी ख़त्म हो गया और 3 बजे से वो बेचैन था दर्द से। डॉक्टर साहब शायद का मज़ा लूट रहे थे, मतलब डॉक्टर साहब जो था ना उसका मज़ा लूट रहा था। चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगवानी ना पड़ती। अब देखिए कहता है चलते चलते वो बोल दिया कि अभी अस्पताल जो है मतलब जो है खुला नहीं होगा, सुबह का टाइम था, तो नहीं तो हम दवा मंगवा देते। खैर चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिए, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती हैं। अब देखिए दवा चाहे ताज़ी हो चाहे बासी हो, उससे क्या मतलब, एक्सपायर डेट से मतलब होता है। तो सरकारी डॉक्टर कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आपको जो पुर्जी दे रहे हैं दवाई लिख करके, आप चंद्रकला फार्मेसी से दवाई मंगवा लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको ताज़ी दवाई मिलेगी, है ना। कहता बोतल में पानी गर्म करके सेंकिएगा। फिर कहते हैं देखिए उसमें उसको जो उपचार बताते हैं बेडब जी को सरकारी डॉक्टर, कहते हैं कि आप जो है ना चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिए, वहाँ पर ताज़ा दवा मिलते हैं, और बोतल में पानी गर्म करके सेंकिएगा। दवा पी गई, गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुई, सेकते सेकते छाले पड़ गए पर दर्द में कमी न हुई। फिर क्या हो गया, सरकारी डॉक्टर के कहने से वो क्या किया, मतलब सेक भी लगाने लग गया। अब बोतल का सेक लगाते लगाते उसके छाले पड़ गए लेकिन कोई दर्द में कमी नहीं हुआ, है ना। कहता दोपहर हुआ, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम तो दूर, लोग देखने के लिए आने लगे। अब देखिए 3 बजे शुरू हुआ, सुबह हुआ, दोपहर हुआ, फिर शाम हुआ, लेकिन मतलब जो है दर्द ऐसे प्रेम इसको दिखलाया जैसे एक प्रेमी प्रेमिका जो अपने आप से दूर नहीं होता है, उसी तरह इसका भी दर्द जो है ना इसको दूर नहीं होता है। लोग जो है ना देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे दर्द शुरू हो जाता है, दर्द से पूरा दर्द से बेचैन रहता है, जब दर्द नहीं छूटता है तो क्या होता है, फिर सुबह शाम हो गया, दोपहर हो गया, शाम हुआ, और लोग तब क्या हो गया उसको आने के लिए देखने के लिए आने लगा, और उसके जो है घर पे मेला लग गया, बहुत लोग सारा आ गया देखने के लिए। कहता ऐसे ऐसे लोग आए कि वहाँ तक लिखूँ, कहाँ तक लिखूँ। हाँ एक विशेषता थी जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेकर आता था। अब देखिए कहते हैं कि अब देखने के लिए हमारे यहाँ हमको कितना लोग आए थे कि मैं क्या कहूँ, कहाँ तक लिखूँ, लेकिन कोई न कोई जो भी देखने के लिए आता था ज़रूर कोई न कोई नुस्खा लेकर साथ आता था। यहाँ ये कीजिए वो कीजिए, कुछ न कुछ नुस्खा लेकर के ज़रूर आते थे वो। किसी ने कहा
अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा चूना खिला दो। अब देखिए लोग सब जो आते थे उसको देखने के लिए शाम में, तो नुस्खा लेकर के आते थे कोई न कोई। कोई कहता था इसको हींग पिला दो, तो कोई कहता था इसको चूना खिला दो, है ना। कहता खाने के लिए सिवा जूते और कोई चीज़ बाकी न रह गई जिसे लोगों ने ना बताई हो, है ना। देखिए कहता है कि मैडम बनारसी जी कहते हैं कि देखिए लोगों ने ऐसा ऐसा नुस्खा लाया ना कि कोई कहता हींग पिला दो, कोई कहता चूना खिला दो। मतलब जूता चप्पल छोड़ करके बाकी का कोई चीज़ ऐसा नहीं मिला जो कि हमको खाने के लिए नहीं, मतलब खाने के लिए बाकी न रह गई है, जिसे ने लोग नहीं बताया हो, है ना। ऐसा ऐसा नुस्खा लेकर के आया था मतलब लोग उसको देखने के लिए। तब देखिए क्या कहता है 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी ना हुई। अब देखिए सुबह से मतलब 3 दिन बीत गया लेकिन दर्द में कोई तरह की कमी नहीं हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती थी प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है। राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं, मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी हो। कहता आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पर रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। अब देखिए क्या होता है कि जब सरकारी डॉक्टर का कहने पे क्या होता है कि कुछ नहीं 3 दिन हो जाता है, कुछ राहत नहीं मिलता है, तो लोग अब क्या कहते हैं कि दूसरे डॉक्टर से दिखवाओ। अब लोगों की सलाह से डॉक्टर चुआनाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। अब देखिए अब दूसरी बार में कौन सा डॉक्टर बुलाते हैं, तो चुआनाथ कातर जी। मतलब सभी लोग ने बोला कि चलो इस डॉक्टर से नहीं कुछ हुआ तो दूसरे से भी दिखवा लीजिए। तो लोगों के सलाह पर क्या किया बेढब जी ने, मतलब उसके अगले दिन जो है ना एक डॉक्टर को फिर दूसरा डॉक्टर को बुलाता है जिसका नाम होता है चुआनाथ कातर जी। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। अब देखिए मतलब बेढब जी कहते हैं कि आप लोग जो है ना डॉक्टर का नाम सुनकर के हंसिएगा क्योंकि उसका नाम ही कुछ अलग है, लेकिन उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, उसमें दोष तो उसका है ना, उसका माँ बाप का है ना, वही ने रखा था इसका नाम डॉक्टर चुआनाथ कातर जी। तो उसको हम क्या कर सकते हैं। कहता है यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। अब देखिए उसमें कहता है कि यदि उसको बोलता कि हमको बोलता उसको नाम रखने के लिए, तो मैं उसका ऐसा नाम रखता जो साहित्य का नाम रखता है, मतलब जो साहित्य में होता है। वे थे यथा नाम तथा गुण, मतलब कहता है वे थे यथा नाम तथा गुण, मतलब जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण भी था, है ना। आपकी फीस 8 रुपये थी और मोटर का 1 रुपया अलग। आप लंदन से FRCS थे। अब देखिए वो चुआनाथ कातर जी जो था डॉक्टर साहब, कहता उसका फीस जो था ना 8 रुपये थी और मोटर का जो था ना 1 रुपया अलग से था, और वे लंदन से FRCS थे, मतलब लंदन से FRCS थे, ये तरह का डिग्री उसके पास थे। कहता है ना कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। अब देखिए कहते हैं कवि लेखक कि कुछ लोगों का सौंदर्य जो है ना रात में बढ़ जाता है, मतलब रात में उसका सुंदरता बढ़ता है ना। वैसे ही डॉक्टरों का फीस भी रात में बढ़ जाता है। इमरजेंसी में जाइएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, 2 रुपया लेगा, रात में सबका फीस बढ़ जाता है। तो कहता है खैर डॉक्टर साहब बुलाए गए, क्या हो गया, चलिए अब रात की बात हो गया तो क्या हो गया, खैर बुलाए गए डॉक्टर को भी। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले देखिए इससे आगे इसमें जो है ना पेज अवेलेबल नहीं है, तो कृपया आप लोग जो है ना इसको आगे पढ़ लीजिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए आप लोगों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी अब लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। साथ ही जितना भी वीडियो अभी डालें सबका ऑब्जेक्टिव, सभी पार्ट का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा देंगे बिहार बोर्ड के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।